नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पंजाब बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है या स्कूल में जो स्कूल टेस्ट होंगे आपके उनमें काफ़ी बार ये आपसे पूछा गया होगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी आर्टिकल है या एक ज़रूरी टॉपिक है हमारा। तो हम इस टॉपिक को इस तरह से करेंगे कि आप बोर्ड पर जो लिखा है उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने आंसर शीट में, अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, एक्सियल लाइन पर। किसके एक्सियल लाइन पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लेंगे। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं जिनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है टू ए। तो माइनस क्यू ए पर है, प्लस क्यू बी पर है। तो सबसे पहली लाइन जो हमें लिखनी होगी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एट ए प्लस क्यू एट बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस और हैविंग सेंटर ऑफ, चाहो तो ऐड कर लो। उसके बाद हमें करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पिछले वीडियो में हमने किया था कि एक्सियल लाइन या डाइपोल एक्सिस क्या होगी, ये लाइन, इसके एक्सिस के अलोंग ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक्सियल लाइन। अब क्या है, इस एक्सियल लाइन के ऊपर हम कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये आर्टिकल कंप्लीटली बिल्कुल अच्छे से समझ आए तो आप बस इतना मानकर चलना कि ये जो पॉइंट P है उस पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया होगा। यानी कि हमें करना क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और पॉइंट P जो है उस पर कितनी फील्ड होगी। तो ये फील्ड का इफेक्ट या फील्ड की स्ट्रेंथ फील कौन करेगा, कोई चार्ज ही फील करेगा। तो हम मान लेंगे कि पॉइंट P पर क्या होगा, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई छोटा सा चार्ज होगा। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमने किसके लिए लिखी, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P को कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्म फिगर, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये कितना है 2a। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है OA OB, ये क्या है a, और ये जो डिस्टेंस है OP, ये क्या है r। तो होप हमें इतना समझ आया। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। हम पहले माइनस क्यू यानी कि इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेंगे, फिर इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सोर्स चार्ज, ठीक है, ये आपका मेन चार्ज, सोर्स चार्ज, अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, और हम मैग्नीट्यूड में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है पर हम उसे स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारे पास कितना है, Q, निशान नहीं लगाएंगे हम क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, Q अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर, A से P तक का डिस्टेंस, यानी कि इतने डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में यही डिस्टेंस है AP। तो यहाँ पर क्या आएगा डिस्टेंस, AP स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप AP हम कैसे लिखेंगे, AP हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लेंथ AO प्लस ये लेंथ OP, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस होंगे वो हम डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो AP को हम कैसे लिखेंगे, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास A, क्योंकि ये भी A है और ये भी A है, इतनी लेंथ आई A और ये इतनी लेंथ आई R। तो AP को हम क्या लिख देंगे, A प्लस R, या आप लिख सकते हो R प्लस A। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r+a होल स्क्वायर। तो इतना हमें समझ आ चुका है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब देखो हमने माइनस क्यू चार्ज था, उसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, माइनस क्यू चार्ज के कारण उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। अब हमारे पास हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं, अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू की तरफ होगी। तो E1 हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेंगे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, P से A की तरफ। तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, P से A की तरफ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अलोंग PA। होप आपको इतना समझ आया। अब सिंपली क्या लिख सकते हो, P से A की तरफ। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि पॉइंट P पर माइनस क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सेम फॉर्मूला, इस बार हम इसे E2 बोल देंगे। ये लिखा जाएगा 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस के स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, Q B पर है और वो P पर है, तो BP स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, BP स्क्वायर। अब देखो BP डिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, तो BP डिस्टेंस अगर आपको लिखना है तो BP डिस्टेंस ऐसा लिखा जाएगा कि सारे डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर करेंगे हम। तो BP यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, ये सारे डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस हम माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाएगा। यानी कि हम क्या करें, OP में से अगर OB माइनस कर दें, यानी कि OP ये डिस्टेंस है, इसमें से बस ये डिस्टेंस माइनस कर दें OB, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा BP। ठीक है, तो ये कितना है, देखिए ये डिस्टेंस था R में से आपने क्या घटा दिया, A, R-A। तो BP डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, R-A। तो ये आया हमारे पास 1/4πε0 Q/R-A होल स्क्वायर। होप आपको इतना समझ है। अब हमें डायरेक्शन बतानी है। तो प्लस क्यू के कारण चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो चार्ज प्लस क्यू के कारण थी। तो प्लस क्यू के कारण अब हमें पता है पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, यानी इस तरफ होगी, इस लाइन पर। ये हमारा पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अभी या हम बोल सकते हैं BP। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग BP। सो देखिए, अब हम दोनों चार्जेस के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि इस पॉइंट P पर दो एक्सियल या दो लीनियर फोर्सेस काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ आराम से। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरफ से भी खींच रहा हूँ और इस तरफ से भी खींच रहा हूँ। तो अब ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों तरफ फोर्स कितना लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है 30 न्यूटन। तो अब आपको पता है कि फोर्स किस तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। और कितने फोर्स से आएगा, 70 न्यूटन से, क्योंकि 30 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में। यानी कि नेट फोर्स जो होगा कोई भी लीनियर ऐसे सिचुएशन में, जो नेट फोर्स होगा इन एक्सियल सिचुएशन में, वो हम नॉर्मल वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे कि जो बड़ी फोर्स होगी उसमें से छोटी फोर्स घटा देंगे और हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में अब हमें जाना होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी इस केस को समझने के लिए। तो आप देखिए हमारे पास दो केसेस हैं, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो ये हमारा रफ वर्क है सारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे 1/2 और 1/4, तो आपको पता है ये है 0.5 और ये है 0.25। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है। तो आप देखिए दो तरीके से देख सकते हो आप। यहाँ पर इस केस में क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो R में प्लस हो रहा है A, R और A प्लस हो रहे हैं, और इस केस में R से A माइनस हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो ये वैल्यू बड़ी है तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है इसमें, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, छोटी।
ठीक है। और इसमें डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी असल में। अगर आपको नहीं समझ आया तो सिंपली आप ऐसे देखिए ऑपोजिट, जैसे आपको याद होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हमने की थी 11th में, कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो वैल्यू है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये वैल्यू बड़ी है, इन्हें कंपेयर कीजिए, ये r प्लस ए है और ये r माइनस ए है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, छोटी, और ये वैल्यू छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप सिंपली देखिए, ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ये पॉइंट कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस कम होने के कारण इसका जो इम्पैक्ट होगा या इसके कारण जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो पॉइंट पी पर क्या होगी, ज्यादा। नॉर्मली कूलम्स लॉ से हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, डिस्टेंस कम है तो इस पर क्या होगी, फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन सारी बातों से अब हमें क्या मिल रहा है, या फ्रॉम फिगर आप सीधा लिख सकते हो, या हमें समझ आ चुका है कि हियर यहाँ पर क्या है, E2 इज ग्रेटर देन E1, जो E2 फील्ड है हमारी वो ग्रेटर, बड़ी है E1 से, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हम कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे निकलेगी, E2 माइनस E1 से। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं आगे कि हमारे पास था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, वो हमने कैसे लिखी थी, E2 माइनस E1 से। अब E2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस ए स्क्वायर। तो एक बार आप E2 और E1 की वैल्यू चेक कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो ये हम बाहर निकालेंगे। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया हमने बाहर, तो हमारे पास क्या बचा, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली अब बस हमारा आर्टिकल जो है वो मैथमेटिकली बचा है। अब आप ऐसे सॉल्व कर दोगे एलसीएम से r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हमने बस वैल्यूज पुट की। यहाँ पर हमने क्या किया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद नॉर्मली जो आपका बटरफ्लाई मेथड कैलकुलेशन के तरीके सॉल्व करने वाले, एलसीएम से हमने सॉल्व कर दिया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, ठीक है, बेसिक रूल्स ऑफ एलसीएम। तो उसके बाद क्या आया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसे खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का निशान है तो आप ब्रैकेट रखना एक बार, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar आ जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस हो तो हमेशा आप इस ब्रैकेट में रखेंगे, आपको पता है, ठीक है। बस कैलकुलेशंस ये हैं जो ध्यान देने वाली है। अब ये दोनों हैं। अब हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर भी m हो और b की पावर भी m हो तो हम a b को मल्टीप्लाई में रख कर उनकी होल पावर m लिख सकते हैं। तो इन दोनों की पावर सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं, r माइनस a की और r प्लस a की जो पावर है उसे हम एक साथ रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो फर्दर इसे सॉल्व करने पर ये बस कैलकुलेशन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का। अब आपको पता है ये और ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ar और 2ar क्या बचेगा आपके पास, 4ar, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, जैसे 4ar है, हम क्या वो हमारे पास यहीं पर है, तो 4a को हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, अभी भी 4ar ही बचा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो आपको पता है q इंटू 2a क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था ना pq इंटू 2a, ठीक है। तो q इंटू 2 क्या होगा हमारे पास, डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, q इंटू 2a को हम क्या लिख देंगे, p, ठीक है, p और इंटू 2r, p इंटू 2r, नीचे हमारे पास क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। होप आपको इतना समझ आया।
अब यहाँ तक ठीक है, पर एक स्पेशल केस हमें जो करना है कि रियल में जो डाइपोल होगा हमारा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। ये जैसे रियल एग्जांपल्स डाइपोल की HCl NaCl, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। तो पॉइंट P जो होगा वो असल में डाइपोल से काफ़ी दूर होगा। या हम एक केस मानकर चलते हैं कि अगर हमारा डाइपोल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस क्या है हमारा? स्पेशल केस, इफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर डाइपोल बहुत ज़्यादा छोटा हुआ तो, अगर डाइपोल बहुत ज़्यादा छोटा हुआ तो ये जो डिस्टेंस होगा 2a ये काफ़ी ज़्यादा कम होगा इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। या हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज r जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा a से। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें, हमें पता है कि a काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो r स्क्वायर माइनस a, तो a को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस में ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसके ऊपर पावर थी, देखो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, r स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो 0 हो गया, ऊपर एक स्क्वायर है, तो r की पावर क्या आ गई? 4। तो आपके पास क्या बचा? P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर 4। अब एक r से एक r कैंसिल, तो आपके पास बचा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? k इंटू आपके पास डाइपोल मोमेंट p, ठीक है, अपॉन क्या है? r क्यूब। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 बाई r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या r क्यूब के वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। इसके बाद जो जरूरी चीज है बचती है वो ये है डायरेक्शन। जब डायरेक्शन क्या होगी, ये जो हमने, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर, वो ये होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो इसकी डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण ज्यादा इंपैक्ट था, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 थी, या E2 के कारण थी, और ज्यादा इंपैक्ट भी E2 का था, तो डायरेक्शन E2 की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग E2। और आप देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस बार क्या बनी है? नेगेटिव से पॉजिटिव। E2 उस तरफ जा रही है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ P डाइपोल मोमेंट की। तो E2 की डायरेक्शन के अलोंग होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी किसके अलोंग? डाइपोल मोमेंट के अलोंग। तो ये था हमारा एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल। तो ये पंजाब बोर्ड में काफी ज्यादा रिपीटेड आर्टिकल है, तो आप इसे ध्यान से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक ट्यूटोरियल लाइन।